बाजार बोलता है। एफआईज डीआईज का डेटा तो हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन आज जो डेटा पढ़ेंगे उसमें एक अलग चीज़ है। ट्रेंड चेंज हो गया। एफआईज बाहर बन गए हैं। 23 सेशन की लगातार बिकवाली के बाद एफआईज ने कल फाइनली ब्रेक लगाया और ब्रेक में बाइंग की। और डीआईज करीब 34 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद उन्होंने भी ब्रेक लगाया और उन्होंने बिकवाली करी। हालांकि बड़ी फिगर नहीं है दोनों की साइड से, बिकवाली की भी या खरीदारी की भी। एफआईज किसी भी दिन इस खरीदारी के बाद भी सेलर बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक लगा, ये अच्छी बात है। और अब खरीदारी जब एफआईज की आती है ना, तो एक अच्छी चीज़ होती है, ग्लोबल फैक्टर्स, रुपी, डॉलर, ये सब वो पढ़ते हैं। और सब लोग निवेशक ये मान लेते हैं कि अब हमें केवल कंपनीज को देखना है और उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन अब चूंकि ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं एक बार। ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका तो कल ठीक ठाक तेज होकर बंद हुआ। शंघाई और हैंगसेंग यहाँ पर थोड़ी सी प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। शंघाई आज काफ़ी दिन के बाद खुला है, लेकिन उतना ज़्यादा तेज रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्लैट है, फ्लैट टू नेगेटिव है। निकाई में फ्लैट है, रुझान पर पॉजिटिविटी दिख रही है हल्की बहुत। कोस्पी में करीब 1.25% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वालों में एमटीएनएल एसेट मोनेटाइजेशन की खबर के बाद ये काउंटर करीब 19% ऊपर है। अभी अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया। एलआईसी नेट पे करीब 10%, हेमिस प्रॉपर्टीज़ करीब 9.25%। वही एसेट मोनेटाइजेशन से जुड़ी कंपनियां जो भी हैं, हेमिस प्रॉपर्टी हो गया, एमटीएनएल हो गया, इन सभी में उछाल है। मोतीलाल ओसवाल में बाउंस बैक अच्छा देखने के लिए मिल रहा है 9% का। कैफिन टेक में करीब 9% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के बाजार में भी गिरे हुए हैं। तो गिरने वाले शेयर में फाइन ऑर्गेनिक्स करीब 5.5%, वक्रांगी में लगातार डाउन सर्किट लग रहे हैं। वेलनेट में करीब 5%। एशियन पेंट आफ्टर रिजल्ट्स जो ब्रोकर्स की रिकमेंडेशंस आई हैं उसके बाद ये काउंटर गिरा। हालांकि कल तो मार्केट हाउस में इसके नतीजे आ गए थे तो रिएक्ट कर चुका है काउंटर। थर्मेक्स में करीब 3.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मार्केट में मिला जुला रुझान देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ग्लोबल खबरें देखें तो वहाँ से काफ़ी कुछ खबरें निकल कर आई। हालांकि कल ये मार्केट हाउस में ही आ गई थी खबर कि चीन भी अमेरिका पर टैरिफ लगाने जा रहा है। उन्होंने अमेरिकी कोयले और एलएनजी इंपोर्ट पर 15% ड्यूटी की घोषणा की है। साथ ही अमेरिकी तेल के इंपोर्ट पर 10% ड्यूटी लगाएंगे। टैरिफ 10 फरवरी से लागू होंगे और टैरिफ करीब $30 बिलियन की प्रोडक्ट्स पर लगेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगले 1 से 2 दिन में ये माना जा रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी इस तरह के इंडिकेटर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत हो सकती है फ़ोन पर। अब ये मैक्सिको और कनाडा के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी बात हुई थी। उसके बाद टैरिफ का जो फैसला था वो 1 महीने के लिए टल गया था। अब चाइना से अगर बात होती है, पॉजिटिव नोट पर होती है, तो डेफिनेट सी बात है ये जो ट्रेड वॉर शुरू होने वाला था या लगभग हो ही चुका था, ये थोड़ा सा थम जाएगा। महेश सर, चूँकि हमने देखा कि कोयला, स्टील, ये सारी जो शेयर थे इनसे जुड़े हुए, ये थोड़े कई महीनों से प्रेशर में चल रहे थे। सर, लगता है इनमें रिवाइवल आएगा? डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा रिवाइवल जो है आना चाहिए मेरे हिसाब से। घरेलू जो फैक्टर्स है वो वही काम ज्यादा करेंगे, और बाहर वाले जो फैक्टर है वो शायद थोड़ा सा कम काम करेंगे। और बाहर की जो भी टैरिफ वगैरह का जो फियर था वो थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से जो अभी ज्यादा बीटन डाउन हो चुके हैं, अब हम्म, स्लोली थोड़े थोड़े वहां पे एक स्टेबलाइजेशन की ओर मार्केट बढ़ेगा। ठीक है। तो सर, कोल, एनएमडीसी, एनएलसी, जीपीआईएल, ये जितनी भी आयरन ओर और कोयले से जुड़ी कंपनियां हैं, इन सभी पर क्या करना चाहिए? इनमें कोई अच्छी लग रही है आपको? नहीं, ये सारे फंडामेंटली काउंटर्स है। कोल इंडिया देखे तो फंडामेंटली काफी बढ़िया काउंटर है, डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है, और नंबर भी ठीक ठाक आया है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आया है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो वैल्यूएशन है वहां पे, तो वहां पे वैल्यूएशन है, और कोई भी अगर पॉजिटिव ट्रिगर फर्दर अगर मिलता है तो वहां पे एक अपसाइड वापस से बनेगा। लेकिन अभी क्या मार्केट एक नैरो रेंज में है, एक लोअर लेवल से वापस रिवाइवल होने की ट्राई कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो जो भी आपने अभी बात की, ये सारी चीजों में एक पॉजिटिव मोमेंट जो है वो शुरू होना चाहिए। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं सर दूसरी खबर की तरफ। कच्चे तेल में कल कुछ गिरावट देखने के लिए मिली और WTI तेल की कीमतें अब साढ़े बहुत $72 पर आ गई हैं। सर ये कितना पॉजिटिव होगा? वैसे तो आज हमने देखा इसका रिएक्शन HPCL वगैरह जैसे काउंटर्स पर अच्छा देखने के लिए मिला मॉर्निंग में। लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा सर? IOC, HPCL, BPCL लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग होगा ये मूव? नहीं, देखिए अपन इंडिया के बजट का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उसके अंदर भी जो ब्रेंट क्रूड के ऑयल जो है उसको नीचे रखने की संभावना ही बताई है। तो हम्म। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड जो है थोड़ा सा और कंटिन्यू चलेगा। और कहीं ना कहीं पे जो OMC कंपनीज है इनको भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे एक रिलीफ जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा, और आज एक मैक्वेरी की रिपोर्ट भी आई थी पर्टिकुलरली OMC के लिए, तो वो भी हम्म। एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो इन सब चीजों के लिए काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी जो है काउंटर्स में एक अच्छा मतलब फंडामेंटल काउंटर है, वहाँ पे एक वैल्यू है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है। तो हम्म। ऐसे मार्केट जहाँ पे कंसल्टेंटी टाइप माहौल रहता है तो ये सारी चीजों के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है। तो उसके कारण से इन चीजों में कहीं ना कहीं पे थोड़ा और अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। अगली खबर, पनामा हांगकांग का करार टूटने के कगार पर है और पनामा नहर पर बना जो पोर्ट है वो हांगकांग की एक कंपनी के पास है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की अब कवायद पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। सर इंडिया डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए क्या करेगा? बजट में दो तीन चीज़ें तो की थी उन्होंने। जो 1600 सीसी की जो बाइक्स होती हैं उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, एक पर जो 1600 सीसी से कम की हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटाकर 40% की, और जो 1600 सीसी से ज़्यादा की बाइक की कैपेसिटी है वो उनकी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी 50% से घटाकर 30% की। वो पहले भी कहते रहे हैं कि हार्ले डेविडसन को स्पेस दीजिए इंडिया में। तो इंडिया ने एक शुरुआत तो की है, बाकी अब मोदी जी जा रहे हैं 12 तारीख को। तो क्या लग रहा है, क्या खुशी मिलेगी, क्या गम मिलेंगे? नहीं, देखिए इंडिया के कंसर्न के हिसाब से देखें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल का ज्यादा करके रहता है। और हम्म। टेक्सटाइल का मतलब इतना कुछ वहाँ पे है नहीं कि भाई, देखिए बाकी वाली चीजों पे इंपोर्ट वो लोग करते थे, वहाँ पे केमिकल था तो वहाँ पे रिएक्शन करके कुछ ना कुछ उनको इश्यूज थे, तो वहाँ पे वो इश्यू बन सकते हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट आप समझिए कि टेक्सटाइल है या फार्मा है या IT है, ये सेक्टर जो मेजरली है, जो अगर कोई टैरिफ बनता है तो ये सेक्टर इम्पेक्ट हो सकते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर मोटा मोटी वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे कुछ बड़ा कुछ ऐसा लगता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। IT सेक्टर है, मीनवाइल IT सेक्टर ने अपने आप को ऑलरेडी उस हिसाब से फिक्स कर लिया है। फार्मा सेक्टर जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत अगर कोई भी टैरिफ बनता है तो हम्म। वहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश बन सकते हैं, लेकिन वैसा लगता नहीं है। इंडिया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, और अगर आप डेटा के हिसाब से देखेंगे तो इतना कुछ जो बाकी वाली कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो है उतना भी कोई डिफरेंट नहीं है। तो ऑलरेडी हमने तो शुरुआत पहले ही कर दी, उनके बोलने से पहले हमारे जो भी PMO है उन्होंने पहले ही घटा दिए हैं। और जाएंगे तो थोड़ा बहुत और एडजस्टमेंट अगर करना है तो कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं, इतना बड़ा फ्रैक्शन नहीं है। और कहीं ना कहीं छोटा मोटा भी टैरिफ लगता है तो वो हमारी इकोनॉमी को जो है थोड़ा थोड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव करता है। तो मेरे हिसाब से वो एक सेंटीमेंट को पॉजिटिव रखने का पूरा कोशिश रहेगा कहीं ना कहीं पे। और जो विदेशी निवेशक है उनको वापस से अट्रैक्ट करते हुए शायद हो सकता है कि वो वापस से कुछ ऐसे करार हो जिसके कारण से विदेशी निवेशक जो है भारत की ओर वापस से मूव करें। तो ये सारी चीजों के लिए आउटकम अभी के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। सर विदेशी निवेशक अगर लौट आए सस्टेनेबल बेसिस पर, क्योंकि कल की बाइंग तो उनकी नहीं मानी जा सकती कि अभी सस्टेन्ड बाइंग है, लेकिन अगर 4-5 दिन विदेशी निवेशक आ गए और अच्छी क्वांटिटी के साथ, मान लीजिए 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ टाइप की बाइंग उन्होंने कर दी, क्या लगता है सर मार्केट यहाँ से दौड़ने के लिए तैयार है? डेफिनेटली आपको मैं एक हल्की सी अगर आप देखें कि उनका कंसर्न ये था कि वैल्यूएशन बहुत हाई है। हम्म। अब वैल्यूएशन तो काफी नीचे आ चुके हैं। अब हम्म। जब उन्होंने बेचा था तब शायद हो सकता है कि $82 के हिसाब से या 82 की रेंज में जब से उन्होंने बेचना चालू किया था, आज वही डॉलर जो है 87 के करीब करीब चल रहा है। तो वो एक डिफरेंस जो है वापस आते तो वो भी एक डिफरेंस उसके लिए फेवरेबल है। तो ये दोनों चीजों के हिसाब से अगर देखेंगे तो अब एक अवसर जो है उनके लिए भी ठीक ठाक बन चुका है अगर वापस से आना चाहे तो। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं भी इंडिया के हिसाब से भी देखेंगे, अब जैसे ऑलरेडी बजट के अंदर भी थोड़े अपने रिलैक्सेशन दिए हैं। और
जैसे मिडिल क्लास को जैसे अब बढ़ावा देना चालू किया है, जिसके कारण से अपनी घरेलू जो है मिडिल क्लास की जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी बढ़ सके। और वैसा कोई अभी फिलहाल एक्ट किया नहीं है जिसके कारण से कोई नेगेटिविटी बन सके। और फर्दर अगर एफआई की बात करें, तो वहां पे भी इतनी सारी सेलिंग होने के बाद में अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी वापस ये लोअर लेवल में बेच के कोई फायदा नहीं है, अगर यहाँ से थोड़ा बढ़ता है तो फिर वो अगर बेचना भी है तो सोचेंगे। तो मेरे हिसाब से अब एक यहाँ पे एक पोजीशन बन गई है जहाँ पे एक उनके लिए अगर वापस से आते हैं तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और गवर्नमेंट का फोकस भी अब कहीं ना कहीं पे वापस, जो सारे इलेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका, अब दिल्ली का एक बचा है, वो होने के बाद में कोई ऐसे नियर बाई इवेंट नहीं है जिसके कारण से गवर्नमेंट का फोकस दूसरी चीजों पे जाए। अब गवर्नमेंट का फोकस जो है क्लियरली इन्हीं सारी चीजों के ऊपर रहने वाला है। तो यहाँ से ट्रिगर्स जो है स्लो एंड स्टडी मेरे सबसे एक पॉजिटिवनेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। बिल्कुल। तो पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ने चाहिए इंडिकेटर, और ये अच्छी चीज़ है। महेश सर, वैसे मैंने एफआईज के ऊपर और डीआईज के ऊपर बात तो कर दी कि 23 सेशन की लगातार बिकवाली के बाद एफआईज ने कल बाइंग की, और 34 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद डीआईज ने कल बिकवाली की। हालांकि डीआईज की बिकवाली से उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने ही निवेशक हैं। और जब एफआईज इतने महीनों से लगातार डीआईज मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे जैसे जैसे एफआईज आएंगे, या रोटेशनल शिफ्ट भी आता है। महेश सर, क्या लगता है अब डीआईज जनरली क्या करते हैं कि जब एफआईज लौट आते हैं तो एफआईज इंडेक्स शेयरों में बाय करते हैं, तो इंडेक्स संभालने का जिम्मा उनके ऊपर आ जाता है। डीआईज जो कि इतने महीनों से इंडेक्स को संभालने की कोशिश कर रहे थे, इंडेक्स अगर देखोगे तो आप 15% गिरा और सारे शेयर 40-40% गिर गए। अब लगता है कि डीआईज जब इंडेक्स को संभालने का उनका जिम्मा खत्म हो जाएगा तो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जाएंगे, और मिड कैप स्मॉल कैप में रैली जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। देखिए फिलहाल अभी अगर कोई भी चीज एग्जिट हुई है जहाँ पे फंडामेंटली कुछ ज्यादा अच्छे रहेंगे, उन्हीं चीजों के ऊपर मेरे हिसाब से अगर कोई भी वापस से फ्रेश बाइंग, क्योंकि एक बार का अगर कोई भी काउंटर एग्जिट हो जाता है उसके बाद में री एंट्री करता है, तो रीसफल के बाद में जहाँ पे उनको वैल्यू बाई दिखेगी, जहाँ पे उनको फंडामेंटल चीजें दिखेगी, कोई भी टैरिफ के कारण से जिस चीजों में उनको लगेगा कि ये कंपनीज को पर्टिकुलर को फायदा हो सकता है, या कोई भी पॉलिसी जैसे बैंकिंग पॉलिसी की वजह से किन किन बैंक्स को फायदा हो सकता है, तो उसके अंदर उनका निवेश बढ़ेगा। तो पर्टिकुलरली उतना अपमूव तो शायद अभी फिलहाल देखने को ना मिले, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपमूव जो है मिड कैप में सेलेक्टिवली जो मिड कैप से है उसके अंदर अपमूव अपने को देखने को मिल सकता है। और वो प्रक्रिया शायद थोड़ी बहुत चालू भी हो गई है, जैसे नंबर्स आ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर्स ठीक ठाक जिस कंपनी के आ रहे हैं। जैसे कैस्ट्रॉल के नंबर 2 दिन पहले अच्छे खासे आए थे, तो कैस्ट्रॉल के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो अपने को अपसाइड देखने को मिल चुका है। तो वहां पे एक फंडामेंटल जहाँ पे चीजें बढ़ेगी और जहाँ पे कुछ एक्शन होगा, वहां पे पर्टिकुलरली आपको अब निवेश स्लोली उस, क्योंकि अभी कॉशस मोड है, पहले तो उतने कॉशस नहीं थे, अब ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशस हो चुके हैं। तो जहाँ पे वैल्यू और फंडामेंटल रहेगा उसको पहले प्रिफर्ड करेंगे, तो उतनी रैली जो पहले थी उतनी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे वैल्यू है वहां पे एक बाइंग वापस से बनना शुरू हो सकती है। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है कि जहाँ जहाँ पर वैल्यू है कम से कम वहाँ तो बाइंग आए सर। पिटाई में सारे पिट गए, जिनका बेचारों का दोष भी नहीं था वो भी पिट गए। तो नहीं ये अभी तो क्या हो गया है, घोड़े और गधे एक समान वाली स्थिति बन चुकी है। तो जहाँ पे फंडामेंटल से वहां पे भी पिटाई हुई, जैसे ओएमसीज है, आप कोल इंडिया देख लीजिए, जहाँ पीएसयू है, जहाँ पे हाई डिविडेंड यील्ड है, वो सारे स्टॉक्स भी बीटन डाउन हो चुके हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी तो सारे एक समान है, सबकी पिटाई हो चुकी है, लेकिन जहाँ पे वैल्यू है सेलेक्टिवली है, वो वापस से मूव ऑन करते हुए दिखाई देंगे। महेश सर, ऐसा लग रहा है जैसे जब क्लास में होते थे ना, और जब टीचर खराब मूड में आता था तो सारे बच्चों की पिटाई कर देता था। और उस समय होता क्या था कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे, जिनको किसी क्वेश्चन का आंसर भी पता होता था, टीचर पूछता नहीं था, पूछा बस चांटा लगाया और खड़ा कर दिया लाइन में। ये सर ऐसा ही मार्केट हो गया था अभी पिछले 4 महीने में। आप अच्छे डेफिनेटली। रिजल्ट दे रहे हो, कोई नहीं पूछ रहा, पीट रहे हैं। बस वो जहाँ पे एक सेंटीमेंट नेगेटिव बना हुआ है, तो वहां पे फिर वो देखते नहीं थे पूरे, जैसे रिजल्ट अच्छा आया तो डबल अपॉर्चुनिटी बनती थी कि रिजल्ट अच्छा आया, थोड़ा सा हुआ तो वहां से डबल बेचो, तो वहां पे भी हुआ कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ खराबी निकाल ही लेते थे भाई। मंदी वालों को मंदी का ट्रिगर कुछ भी देखना है, भले रिजल्ट अच्छा है, कुछ हल्का सा मार्केट के अंदर एक छोटी सी भी उनको नेगेटिवनेस दिखी तो उसको वो बना के टारगेट कर सकते, तो मार्केट का मूवमेंट चलते रहता है, इसी हिसाब से चलता है।
लेकिन कल की बाइंग के हिसाब से थोड़ा सा एक मोमेंट जो है पॉजिटिवनेस की तरफ दिखाई दे रहा है, और मेरे हिसाब से कल की बाइंग एक इंडिकेशन है अपने लिए कि अब यहाँ से जो है एक मार्केट जो है स्लोली पॉजिटिवनेस और स्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। जी सर, शुक्रवार को आरबीआई की पॉलिसी भी आ रही है, लगता है पहला रेट कट आ जाएगा या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बजट के अंदर गवर्नमेंट के डेटा है, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जो उनके डेटा जो बताई है, तो उसके हिसाब से तो पॉलिसी कट किए बगैर इकोनॉमी को फर्दर जो है अगर बढ़ाना है और इकोनॉमी को ग्रोथ की अगर लेके जाना है, और जैसे कि बैंक्स ने ओपनली, काफी सारी बैंक्स जो है वो भी अपने लिक्विडिटी का कंसर्न जो है ओपनली बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो चीज को रिजॉल्व करना एक नेसेसिटी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं पे सबकी गुंजाइश, सबके एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे एक रेट कट, कम से कम 25 बिप्स का रेट कट आना चाहिए, और 25 बिप्स से ऊपर आता है तो फिर एक वो सरप्राइज मोमेंट भी मार्केट के लिए बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। कल रिजल्ट्स मार्केट बंद होने के बाद काफ़ी सारी कंपनीज के आए, उसमें टाइटन का रिजल्ट्स भी था। टाइटन के रिजल्ट्स में देखें तो 25% रेवेन्यू जंप, नेट प्रॉफिट करीब 1% डाउन हुआ, लेकिन एबिटा 7% बढ़ा और मार्जिन्स में थोड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिला। तो कुछ मिक्स सेट ऑफ नंबर, एबिटा बढ़ रहा है, मार्जिन घट रहे हैं, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिक्स रहीं। सर कैसे रीड करें, क्योंकि टाइटन पर आज रिएक्शन तो थोड़ा नेगेटिव है, 2.5% गिरा हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने की या अभी रुकें? नहीं देखिए, नंबर्स वीक थे और अपने को इसको समझना पड़ेगा, ये नंबर वीक हैं। और गोल्ड के प्राइस भी सर्ज हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं, पिछले काफी दिनों में गोल्ड के प्राइस अच्छे खासे सर्ज हुए हैं, उसके बाद में नंबर्स जो है वो वीक आए हैं। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक जो है नीचे के लेवल पे वापस कंसोलिडेट होना चाहिए मेरे हिसाब से, और वापस से कोई भी अपॉर्चुनिटी बनती है नीचे के लेवल पे तो उसको देखा जा सकता है। फिलहाल थोड़ा सा एक स्टेबलाइजेशन होने दीजिए, 1-2 दिन और निकलने दीजिए, उसके बाद में कोई पिक्चर वापस से क्लियर होगी। वैसे मैनेजमेंट अभी काफी जगह पे अपने जो भी है आगे के प्लानिंग के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक बार क्लियर होगा तो उसके बाद में वापस इसके अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिजल्ट आया वो भी टाटा समूह की दूसरी कंपनी है, टाटा पावर। यहाँ पर अच्छे नतीजे देखने के लिए मिले हैं, रेवेन्यू 5% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 8.25% बढ़ा, तो ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। और एबिटा तो करीब 39% बढ़ा और मार्जिन्स में तो शार्प मूव, 528 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं मार्जिन, 16.5 से बढ़कर 21.78% के मार्जिन देखने के लिए मिले हैं। महेश सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी या दूसरी पावर कंपनीज के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए थे, उन्होंने तो उम्मीद से खराब नतीजे पेश किए। इनफैक्ट टाटा पावर ने एक अच्छे नतीजे पेश किए हैं। सर कैसे देख रहे हैं टाटा पावर को? देखिए, टाटा पावर का जो रिवेन्यू का सेग्रीगेशन है वो काफी काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से है। तो उसके हिसाब से जो है उनका मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो है वो मैचिंग में भी नहीं आ पाता है उसके हिसाब से, क्योंकि उनके वेरियस जो है सोर्स है तो उनसे आता है, पावर को भी डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। तो उसके हिसाब से नंबर्स काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक्स के अंदर यहाँ से बाइंग भी बनती है, और कोई है तो बने रहे। अच्छा खासा अपसाइड जो है वो आने वाले दिनों में अपने को देखने को मिल सकता है, स्लो एंड स्टडी है, क्योंकि पावर सेक्टर है, इतना अप मूव एक साथ में नहीं आएगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी जो है एक अपसाइड मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगला काउंटर जिसके नतीजे आए हैं लेमन ट्री। यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू में करीब 22.5% का जंप, नेट प्रॉफिट में करीब 76% का जंप देखने के लिए मिला, साथ ही एबिटा में 30% और मार्जिन्स में करीब 320 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिला। सर लेमन ट्री कैसे देख रहे हैं? काफ़ी तेज़ी से इमर्ज होकर आई ये कंपनी पोस्ट कोविड, और अच्छे से इसने पेनिट्रेशन किया है, 2.5% काउंटर भी आज ऊपर है। क्या करें इसमें लॉन्ग टर्म निवेशक? नहीं, डेफिनेटली बने रहे मेरे हिसाब से। ये एक सेक्टर जो है स्पेसिफिक भी काफी बढ़िया है, अट्रैक्टिव है, और लेमन ट्री के नंबर जो आ रहे हैं काफी टाइम से काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बने रहना चाहिए, थोड़ा व्यू जो है थोड़ा और लंबा कर देना चाहिए। जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की तरह ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स में बने रहने में फायदा है। और इसको छोटे मोटे टारगेट के हिसाब से नहीं है, कुछ 2-3 साल के व्यू के हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर है, और ये सेक्टर जो है वैसे ही चलने वाले हैं, और ये रोज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं।
कुछ एक बीच में जो भी इवेंट आएंगे कभी कभार, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, वहाँ पे नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन इनका जो रेवेन्यू का ट्रेंड है वो कंटिन्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा 2 से 3 साल का नजरिया रख के इसको कंटिन्यू करेंगे तो शायद और अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं। ठीक है। अगला काउंटर सर पीसीजे, आज अपर सर्किट लग गया है। नतीजे ही कुछ ऐसे हैं कि लगना ज़रूरी था। रेवेन्यू में 1500% का जंप देखने के लिए मिला है। रेवेन्यू 40 करोड़ से बढ़कर 640 करोड़, और नेट प्रॉफिट तो टर्न अराउंड ही है, क्योंकि 198 करोड़ का लॉस था, 148 करोड़ का प्रॉफिट आया। हम इस पे बात भी कर रहे थे कि कुछ इस तरह के नंबर्स आ सकते हैं। इस पर कोई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स नहीं थी, लेकिन चूंकि ये पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट दे रही थी, अब वाई ओ वाई बेसिस पर चूंकि पिछले साल पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसने लगभग लॉस दिया, तो लॉस के कंपैरिजन में अब चूंकि नतीजे आ रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है। अब ये तीसरा क्वार्टर है लगातार कंपनी का जिसमें कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया। सर अब इसको मान लेना चाहिए? 2 क्वार्टर के नतीजों के बाद जनरली स्ट्रीट मान लेती है कि अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है। 70 रुपये से करीब 60 रुपये से आई रिमेंबर ये शेयर करीब 180 तक गया था, फिर स्प्लिट हुआ तो अभी ये 15-16 रुपये की रेंज में आ गया है ये शेयर। 1:10 का स्प्लिट था। अभी क्या करना है सर इस शेयर पर? मतलब अगर सर्किट खुले तो इसको लेना चाहिए या अभी दूर रहें इससे? नहीं, अभी फिलहाल तो ट्रेंड पॉजिटिव है और नंबर भी अच्छे खासे पॉजिटिव दिए हैं। तो वापस से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बार की एंट्री वापस से अगर यही रेंज के अंदर वापस से मिलता है तो फिर इसके अंदर वापस से एक ध्यान लगाया जा सकता है। नंबर काफी अच्छे हैं, हो सकता है कि इन्वेंट्री रहे, इन्वेंट्री के हिसाब से इनको फायदा बनता हुआ दिखाई दिया रहे या कुछ और चीजें रहेगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसको फुल स्टडी नहीं किया है। लेकिन नंबर काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से ये अगर यही रेंज या इससे 2-5% ऊपर तक कभी रेंज में अगर मिलता है तो वापस से उसमें एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जी। अगला काउंटर सर अपोलो माइक्रो सिस्टम, इस पर काफ़ी दर्शकों के हमारे सवाल आते रहते हैं। रेवेन्यू 62% बढ़ा है कंपनी का, नेट प्रॉफिट 84% बढ़ा है, एबिटा में 58% का जंप, मार्जिन्स जरूर करीब 70 बेसिस पॉइंट कम रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर अपोलो माइक्रो सिस्टम को? नहीं, ये काउंटर मेरे हिसाब से अब ये काउंटर में काफी कुछ चीजें अपग्रेड हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स के अंदर बने रहना चाहिए। यहाँ से अच्छा खासा 1 साल के अंदर देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा अपसाइड हो सकता है कि 50% तक का भी अपसाइड इस काउंटर में अपने को देखने को मिले। तो ये काउंटर स्पेसिफिक मुझे कहीं ना कहीं पे काफी दिनों से हमारी रिकमेंडेशन भी रही है। उसके बाद में एक जीआरएससी से शायद इनका करार भी हुआ है। तो ये एक उभरता हुआ काउंटर है जो मतलब डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक्स में आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ना कुछ फर्दर अनाउंसमेंट हो सकते हैं और कंपनी काफी बढ़िया करी। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे एक नजरिया हमारा भी पॉजिटिव बना हुआ है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगे कि हमने हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को भी ये ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। तो उसके बाद में थोड़ा अपसाइड हुआ, बाद में एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये काउंटर जो है यहाँ पे स्पेसिफिक एक हमारा व्यू है तेजी का बना हुआ है, जहाँ पे एक जी। अपसाइड मोमेंटम जो है और बनने के चांसेस पूरे पूरे है। ठीक है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज सर, इसके भी नतीजे आए हैं आज, करीब काउंटर 2% नीचे है। मैं नतीजे पढ़ देता हूँ। रेवेन्यू 1% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 23% बढ़ा, एबिटा करीब 17% बढ़ा है, और मार्जिन्स भी बढ़े हैं करीब 400 बेसिस पॉइंट। लेकिन आई थिंक प्रॉफिट जो है वो क्यू ऑन क्यू थोड़ा घटा है, जिसकी वजह से शायद इस काउंटर पर प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट मार्जिनली घटा है ऑलमोस्ट 10%, जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा सा प्रेशर में आ गया है। सर क्या करें तिलक नगर में? नहीं, तिलक नगर ऑलरेडी अच्छा खासा अप्स एंड ऊपर नीचे के लेवल से अपन ने देख लिया है। तो तिलक नगर में अभी नंबर्स जैसे इतने अट्रैक्टिव नहीं आए हैं, तो कुछ दिन ये शायद कंसोलिडेट कर सकता है। तो तिलक नगर को ना देख के हुए दूसरे काउंटर जो है जहाँ पे हमारी नजर बनी हुई है तो उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जहाँ पे वैल्यू भी है। एचडीबीएल जो है वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट हो रहा है और वो काउंटर में थोड़ी वैल्यू भी है। तो मेरे हिसाब से वैसे काउंटर को देखें, क्योंकि वहां पे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं और वैल्यू जो है ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो दूसरे काउंटर है जहाँ पे एक वैल्यू बाकी है और फंडामेंटली भी ठीक ठाक है, तो वहां पे वो एक अपसाइड मोमेंटम वहां पे बन सकता है। तो थोड़े दिन ये कंसोलिडेट हो सकता है काउंटर। तो मेरे हिसाब से थोड़े दिन इसमें एक अप मूव है जो है शायद वो कैप्ट रहेगा। ठीक है। इस बीच हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रिजेश एल जुड़ चुके हैं, आईडीबीआई कैपिटल के हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च।
ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग विवेक। सर, मार्केट की ये तेजी कितनी भरोसेमंद लग रही है आपको? ओके, सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सस्टेन कर सकता है, क्योंकि फिलहाल तो अभी भी हम पुल बैक ही देख रहे हैं कि 24,000 एक बार निकल निकल जाने दीजिए। 24,000 के ऊपर मुझे लगता है अगर वीकली क्लोज मिलता है तो फिर जो भी अभी हमने रिसेंटली जो लो देखा था 22,800 के आसपास, तो लगता है मुझे कि वो एक बार बेस फॉर्मेशन बन जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा। मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ क्योंकि काफी दिनों के बाद कल पहला ऐसा दिन था जहाँ पे एफआईएस ने अपने शॉर्ट पोजीशंस काटे। ओके। मीन्स पूरे नहीं काटे, लेकिन उन्होंने शॉर्ट्स को अच्छा खासा कम किया है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि यहाँ से शायद थोड़ा सा बाउंस या रिवर्सल हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग अभी तक आया नहीं है मार्केट में। जब भी शॉर्ट कवरिंग आएगा तो मुझे लगता है कि बड़ा मूव आएगा और वो ट्रेंड रिवर्सल होगा। ठीक है। तो मार्केट में अभी शॉर्ट कट रहे हैं, ये अच्छी बात है। महेश सर, लास्ट काउंटर जो इसके की नतीजे कल हमें देखने के लिए मिले, टोरेंट पावर रेवेन्यू में करीब 2% का जम, नेट प्रॉफिट में 32% का जम, एबिटा 6.5% बढ़ा है, मार्जिन्स में भी करीब 70 बेसिस पॉइंट का जम देखने के लिए मिला। तो टोरेंट पावर और टाटा पावर, इन दोनों ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं सर, दोनों पे मूव भी है। टोरेंट पावर कितना बढ़ सकता है सर? देखिए, टोरंट पावर पिछले काफी दिनों से एक रेंज बाउंड हो चुका है, तो यहाँ से एक 8 से 10% का अपसाइड जो है वो अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो अपने को और 8 से 10% का अपसाइड जो है स्लो एंड स्टडी देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। महेश सर, आपकी कोई टॉपिक्स? देखिए, ऐसे माहौल में दो फिक्स है जहाँ पे हमारा ध्यान बना हुआ है। डीसीबी बैंक है जो कहीं ना कहीं फंडामेंटली ठीक लग रहा है कंपेयर टू ओके। अदर बैंक, और वहाँ पे एक वैल्यूएशन जो है वो वो भी एक अच्छी खासी आगे अपसाइड अगर देखें तो वैल्यूएशन भी अच्छी खासी दिख रही है, नंबर भी ठीक ठाक कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो ऐसे ये रेट में टीसीबी बैंक अपन बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अपसाइड जो है 100, पहला टारगेट 128 है, बाकी 145 से 160 तक के टारगेट जो है 3 से 6 महीने में आने वाले अपन उसमें देख सकते हैं। और दूसरी जो है हमारी पसंद है जुबिलेंट इनग्रीव है, तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा मूवमेंट स्टॉक्स के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये लेवल से बाइंग की जा सकती है। और वहाँ पे की भी एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम जो है अपने को देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे भी एक 900 प्लस के जो टारगेट है अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो पिक है जहाँ पे अपन स्पेसिफिक ध्यान रख सकते हैं।